फरखंदा के 7 बेटे थे जो सभी शादीशुदा थे और किंजा सातों भाइयों की लाडली थी। बेटों का तो दुबई में अपना कारोबार था और पीछे से आहिस्ता आहिस्ता भाभीयों ने किंजा को काम बोलने शुरू कर दिए। अगर वो एक का काम ना करती तो दूसरी ताने देती कि इसका करती हो, मेरा नहीं करती। और वो इसी चक्कर में सबके बच्चे संभालने के साथ साथ इनके लिए खाना भी बनाती। फरखंदा के मरने के बाद तो भाभीयों ने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी और नौकरानियों की तरह सारा दिन लगी रहती। एक दिन भाई इसकी शादी करवाने के लिए घर आए तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि 7 बेटों के बाद जाकर फरखंदा ने एक बेटी को जन्म दिया था। बड़ी ख्वाहिश थी इसकी कि इसके घर बेटी पैदा हो। सबसे बड़ा बेटा 18 साल का हो चुका था जब किंजा पैदा हुई। सब भाइयों के लिए तो वो एक गुड़िया सी थी, सभी इसे बहुत प्यार करते थे। फरखंदा तो अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखती थी और सातों भाई बहन पर जान शावर करते थे। इसके मुंह से निकली हर बात पूरी करते थे। वो 5 साल की थी जब बड़े भैया की शादी हो गई। इसके बड़े भाई ने भी अपनी बीवी से कह दिया था कि मेरी छोटी बहन को कभी गलती से भी घूरने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। बड़ी भाभी के दिल में तो नफरत की पहली गिरा बंदी थी, फिर तो जैसे सिलसिला चल निकला था। बड़े भाई के घर पहला बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसकी अहमियत किंजा से कम थी। बड़ी भाभी शुमाइला को तो लगा था कि जब इसके घर बेटा पैदा होगा तो सभी इसके बेटे के नाज नखरे उठाएंगे तो किंजा की अहमियत खुद बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब तो इसके दिल में किंजा के लिए और भी नफरत के जज्बात पड़ने लगे थे, क्योंकि इसे सर आंखों पर उठाया जाता था। जिस चीज़ पर किंजा हाथ रख देती वो चीज़ इसके लिए खरीद ली जाती। शुमाइला अपने शौहर एजाज से यही कहती कि कभी अपने बेटे की तरफ भी तवज्जो दे दिया करो, तुम्हें बहन के आगे कुछ नज़र नहीं आता। वो कहने लगा, तो मुझे मेरी बहन के खिलाफ करना चाहती हो? एक इकलौती बहन है हम 7 भाइयों की, क्या इसके नखरे और लाड भी ना उठाएं? तुमने बेटा पैदा करके कौन सा कमाल कर दिया? हमारे घर में बेटियों की कमी है। हाँ, अगर बेटी होती तो शायद मेरी मोहब्बत ज़्यादा होती। और फिर देखो, ये मत समझना कि मैं अपनी बहन को अपनी औलाद पर फोकियत दूंगा। इन्हीं दिनों फरखंदा का शौहर इंतकाल कर गया। फरखंदा तो सदमे में आ चुकी थी, लेकिन किंजा का बहुत बुरा हाल था। इसका बाप तो इसके लाड नखरे उठाता था, इसलिए वो बहुत रोई। इस वक्त महज वो 8 साल की थी, लेकिन रो रो कर इसने अपनी आंखें सुझा ली थीं। सादो भाई कभी माँ को संभालते, कभी किंजा के मुंह में नवाला बनाकर डालने की कोशिश करते, लेकिन वो तो कुछ खाने को तैयार ही ना थी। सब भाइयों की आंखों में आंसू भर आए थे। माँ बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। कभी माँ को संभालते तो कभी अपनी छोटी बहन को। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन किंजा बहुत रोती थी। जब भी रोती तो बड़ा भाई से गले लगा लेता, इसका माथा चूम कर कहता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे हम सातों भाई बाप हैं। कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली रह गई हो। ये देखकर शुमाइला का जी जलकर खाक हो जाता। इससे ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता था कि वो क्यों अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता है। 1 साल नहीं गुजरा था कि फरखंदा ने दूसरे बेटे की भी शादी कर दी। देवरानी के आते ही शुमाइला ने इसके कान भी भरने शुरू कर दिए। फिर वो खुद भी देखती थी कि जितनी अहमियत किंजा को दी जाती है, ना तो बड़ी भाभी को दी जा रही है और ना ही इसके बेटे को कोई पूछता है। सबसे पहले खाने की जो भी चीज़ बाज़ार से आती है वो किंजा के सामने रखी जाती। जब वो खा लेती, अगर बच जाता तो वो अपने भतीजे को दे देती। हालांकि किंजा अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। छोटी थी और इससे छोटा इसका भतीजा था, इसलिए इसके साथ खेलती थी। कभी आंख मचोली, कभी फुटबॉल, पूरा दिन इसके साथ लगी रहती थी और इसका दिल भी बहल जाता था। लेकिन पता नहीं दोनों भाभियों को क्या परेशानी थी कि इस बच्ची को हर वक्त घूरती रहती और नफरत से देखती थी। और वो ये समझती थी कि हमारे हक पर डाका डाल रही है। घर में किसी भी ख्वातीन को बाहर जाकर शॉपिंग करने की इजाज़त ना थी। बड़े भाइयों का कपड़े का कारोबार था और वो
ख्वातीन के कपड़े ही बेचते थे, इसलिए बहुत सारे जोड़े लाकर घर में रखते थे। कहते जिसने जो पहनना है वो इसी में से ले ले। लेकिन किंजा को बाज़ार ले जाया जाता था। वो अपनी पसंद से बाज़ार से अपने कपड़े खरीद कर लाती थी। वो सारे के सारे ब्रांडेड होते थे। दोनों भाभियाँ जब इसके कपड़े देखती तो एक दूसरे को देखकर इशारेबाजियाँ करती कि ये न जाने कहाँ की महारानी है जो इसके साथ ऐसा सलूक करते हैं। आज तक कभी ना चप्पल के बगैर किंजा ने अपने पाँव ज़मीन पर नहीं रखे थे। हर वक्त इसके पाँव शीशे की तरह चमकते थे। अपनी बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई रखती थी। फिर फरखिंदा की सारी त्वचा का मरकज़ अब किंजा बन गई थी। 12 साल की हो गई थी, लेकिन माँ इसको खाना अपने हाथ से खिलाती थी। यूँ तीसरे भाई की भी शादी हो गई, लेकिन आने वाली हल भाभी को जैसे किंजा से नफरत होती चली गई। इत्तेफाक ऐसा था कि दूसरी बहू के भी बेटा ही पैदा हुआ था, इसलिए किंजा की अहमियत वहीं की वहीं बरकरार थी। एक बार किंजा को खाना बनाने का शौक़ पैदा हुआ और वो किचन में चली गई। कहने लगी कि आज अपने लिए पास्ता मैं खुद बनाऊंगी। इसकी भाभीयों ने तो इसे देखते ही नाक मुंह चढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे इसने प्याज काटने के लिए छुरी मांगी तो जानबूझकर इसकी भाभी ने इसे तेज़ धार वाली छुरी पकड़ा दी, क्योंकि जानती थी कि वो ना तजर्बाकार है, इसलिए हाथ तो ज़रूर कटेगा। और यही हुआ था। वो प्याज काटने लगी तो इसकी उंगली पूरी तरह से कट गई। वो चिल्लाने लगी। तीनों भाभियाँ दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थीं कि अच्छा हुआ बहुत गहरा जख्म इसकी उंगली पर हुआ था। फरखंदा भागी तोड़ी आई। कहने लगी ये क्या हो गया? खून बह रहा था। तीनों भाभियाँ भी सास को देखकर किंजा के करीब आईं, जैसे कि इन्हें किसी बात का इल्म ही ना हो। कहने लगी कि हमने तो इसको मना इतना किया था कि जो खाना है बता दो, हम लोग बना देंगे। ये कहने लगी कि मैं खुद पास्ता बनाऊंगी। अब उंगली कटवा कर बैठ गई है। जैसे फरखंदा ने अपने बेटों को फ़ोन किया तो वो दुकान छोड़कर घर आ गए। फटाफट किंजा को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हालांकि 12 साल की थी, लेकिन भाइयों के लिए अपने बच्चों की तरह थी। वो इसे बहुत प्यार करते थे। ये सब देखकर तीनों भाइयों की रंगत फक हुई थी कि बहन को ज़रा से छुरी क्या लग गई। भाइयों ने दुकान बंद कर दी और घर चले आए। ऐसी भी क्या मोहब्बत, अब तो इनके दिल में और भी नफरत भरने लगी थी। इसके बाद तो किंजा को किचन में जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया गया था। सातों भाइयों ने डांट कर कहा था, खबरदार जो तुम किचन में गई तुम बस बोला करो तुम्हारी तीनों भाभियाँ किस लिए हैं। इसलिए तो हैं ताकि तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर सकें। इसलिए किंजा भी कुछ डर सी गई थी। दोबारा किचन में गई ही नहीं, बस फरमाइशें ही करती थी। आहिस्ता आहिस्ता भाइयों का काम कारोबार बढ़ने लगा। बड़ा भाई कहने लगा कि दुबई में जाकर भी हमें पाकिस्तानी कपड़ों को बेचना चाहिए। ज़्यादा कपड़े बिकेंगे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर घर के अखराजात बढ़ने लगे थे। बाकी 4 भाई और हैं जिनकी शादियां करनी है। अब 3 दुकानों से सबके अखराजात पूरे नहीं हो सकते, इसलिए बड़ा भाई इजाज़ दुबई चला गया। दुबई में भी इसका काम काफ़ी चल गया था, इसलिए कहने लगा कि दूसरे भाई को भी दुबई बुला लेना चाहिए। इसी तरह चौथे भाई की भी शादी हो गई। किंजा 15-16 साल की हो चुकी थी और 5 भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब ये होता था कि 3 भाई दुबई में ज़्यादातर काम करते थे, महीना वहाँ रहते और फिर वापस आ जाते। फिर दूसरे दिन दूसरे भाई चले जाते, क्योंकि दुबई में इनकी दुकान बहुत ज़्यादा चल गई थी, पैसे की रेल फेल थी। लेकिन आने वाली भाभीयों को किंजा से नफरत होती चली गई। जब तक वो 20 साल की हुई तब तक सातों भाई शादीशुदा थे। फरखंदा इन दिनों बीमार रहने लगी थी, लेकिन अभी भी किंजा के वही नखरे थे जिसने किचन की शक्ल तक नहीं देखी थी। फरखंदा ब्लड प्रेशर और नींद के अद्वियात खाकर ज़्यादा देर तक अपने कमरे में सोई रहती थी। कभी कभी तो खाना भी कमरे में ही खा लेती थी, बाहर निकलती ही नहीं थी। दुबई में जब काम का कारोबार मज़ीद बढ़ गया तो सब भाइयों को दुबई में शिफ्ट होना पड़ा। अब वो 4-4 महीने बाद ही वापस आते थे और इकट्ठे ही जाते थे। पीछे इनकी बीवियां ऐश करती थीं, क्योंकि अब सब कुछ इनके हाथ में आ चुका था। यूं तो किंजा को नफरत सी कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन
काम करवाने का एक नया तरीका इनको सोच गया था। बड़ी भाभी कहती, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे कितने नाज नखरे उठाए हैं और हम भाभीियों ने भी। यहाँ किंजा के मुंह से कुछ निकला नहीं कि हमने पूरा कर दिया, तुम भी तो थोड़ा बहुत काम कर दिया करो, कोई हर्ज नहीं है। वो कहने लगी, भाभी बोलने क्या करना है, अब तो बड़ी हो चुकी थी, छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। कहने लगी, देखो ना छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ऐसा करो किचन के बर्तन तुम धो दो। वो कहने लगी, ठीक है मैं धो देती हूँ। वो किचन में चली गई, लेकिन जब बर्तनों को देखा तो बर्तनों का एक अंबार था। बहरहाल इसने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बर्तन 2 घंटे में धोए थे कि दूसरी भाभी आ गई। कहने लगी, धो लिए बर्तन? वो कहने लगी, जी भाभी मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। वो कहने लगी, बस तुम्हें तो बड़ी भाभी से ही मोहब्बत है, इसके मुंह से कुछ निकला नहीं कि तुमने पूरा कर दिया। वो कहने लगी, मैं समझी नहीं। वो कहने लगी, देख लो हम तुम्हें काम कहते रह जाएं और तुम साफ इनकार कर देती हो। बड़ी भाभी ने तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत है, सारा दिन तुम इसके बेटे फिज़ान के साथ खेलती रहती हो, हमारे बच्चों को तो पकड़ती भी नहीं हो। वो कहने लगी, फिज़ान बड़ा है और शुरू से मैं इसके साथ ही खेलती आई हूँ, मेरे से इसकी ज़्यादा दोस्ती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को भी पकड़ लूँगी। वो कहने लगी, नहीं वो तुम्हारी गोद में कहाँ टिकेगा, इसे तो तुम्हारी गोद की आदत ही नहीं है, बस मेरी गोद में ही चढ़ा रहता है। ऐसा करो तुम कपड़े धो दो, कपड़े धोने की आज मेरी बारी है। और नाइल के मेरी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, रोई जा रहा है। हालांकि बच्चा बिल्कुल चुप था। किंजा कहने लगी, भाभी मैंने तो कभी कपड़े नहीं धोए। वो कहने लगी, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे धोते हैं कपड़े, चलो आओ मेरे साथ। वो इसे घर की पिछली जानब ले गई, जहाँ बहुत बड़ी जगह थी, जहाँ कपड़े पड़े थे। इसने मशीन निकाली और ढेरों कपड़ों का ढेर इसके सामने रख दिया। कहने लगी, ये सारे कपड़े थोड़े थोड़े करके मशीन में डालती जाओ, मशीन में साबुन डाल देना, फिर इसे अच्छी तरह से पानी में गंगाल कर और स्पिन करके रस्सी पर डाल दो। बहुत आसान काम है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है। फिर एक कपड़ों का ढेर इसने अलग करके दिया। कहने लगी, ये सब नए जोड़े हैं, इन्हें हाथ से धोना और रगड़ रगड़ कर ज़रा भी मैल और दाग बाकी नहीं रहना चाहिए। वो मान गई, लेकिन कपड़े धोना इतना भी आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। इसे 7 घंटे लग गए थे। सब बच्चों के कपड़े थे, भाभीियों के कपड़े, फिर बेड की चादरें। कपड़े धोते धोते इसकी बुरी हालत हो चुकी थी, इसलिए कपड़े धोने के बाद इसकी यह हालत थी कि वो रोने लगी। थकन से इसका बुरा हाल था, क्योंकि इसे तो काम की आदत भी नहीं थी। जब वो अपनी अम्मा के कमरे में गई तो इसके आंसू देखकर फरखंदा उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कहने लगी, अम्मा मुझसे ये कपड़े नहीं धुलते, इतना ढेर था कपड़ों का। ये सुनकर फरखंदा को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कपड़े धोने को? कहने लगी, आयशा भाभी ने। कहने लगी कि नाइल बहुत रो रहा है, तुम कपड़े धो दो। फरखंदा ने अपनी बहू को पुकारा और गुस्से से इसे कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी मासूम बच्ची से इतने सारे कपड़े धुलवाते हुए? इसने पहले कभी कपड़े धोए हैं क्या? वो कहने लगी, तो क्या हम इंसान नहीं हैं? एक बार इसने धो लिए तो आपको दुखने लगा, हम भी तो काम करते हैं। मेरा बच्चा रो रहा था इसलिए कह दिया, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर एक तमाशा ही लग जाएगा। जानती थी कि इसका शोहर घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए ना ही अब सास का डर था और ना ही किंजा की परवाह। फरखंदा तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी बहू इतनी बदतमीज़ी पर उतर आएगी। मोबाइल इसके पास था नहीं और ना ही इससे मोबाइल का कोई सिस्टम आता था। बेटों का फ़ोन आता भी तो इसकी बीवियाँ खुद ही फ़ोन पर बातें करके फ़ोन बंद कर देती थीं। किंजा को तो वैसे भी परवाह नहीं थी, वो अपने भतीजों में खेलती रहती थी। लेकिन भाभियाँ अब इसे काम कहने लगी थी। अब तो इसे सख्ती से भी पेश आती थीं, कहती थीं कि हम तुम्हारी नौकरानियाँ नहीं हैं जो सारे काम करती रहें, तुम अब बड़ी हो गई हो, काम करो। ससुराल में कोई तुम्हें मालकन बनाकर नहीं रखेगा, तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगा। हमारे किसने उठाए हैं जो कोई तुम्हारे नखरे उठाता फिरेगा? चलो झाड़ू पोंछा आज तुम लगाओगी। किंजा अपनी माँ से कहती तो फरखंदा रोने लगती। फूलों की तरह से अपनी बच्ची को रखा था, कोई काम नहीं करवाया था,
लेकिन अब इसकी हुकूमत ख़त्म होती चली गई थी। शोहर सर पर था नहीं, बहू ने बेटों को अपने काबू में कर लिया था। पहले माँ को खर्चा देते थे, लेकिन फिर अपनी बीवियों को देने लगे। वो कहती हैं, घर तो हम अब हमें चलाना है, अम्मा तो बीमार रहती हैं, इन्हें भी संभालना पड़ता है। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, खाना भी अपने कमरे में ही खाती हैं। वो भला कैसे घर चला सकती हैं? इसलिए सब ने पैसे अपनी बीवियों को भेजने शुरू कर दिए। किंजा को जब कपड़े खरीदने थे तो वो बहुत परेशान थी और फरखंदा से कहती तो वो कहती कि मैं क्या करूं, बेटे तो अब मुझसे फ़ोन पर बात ही नहीं करते। इसने भाभी से कहा कि भाई को बोलें कि मुझे पैसे भेजें, मुझे अपने लिए कपड़े ख़रीदने हैं। वो कहने लगी, तुम क्या नवाब की बच्ची हो जो तुम्हें कपड़े ख़रीदने हैं? तुम्हें पैसे चाहिए, हम सब के जोड़े बहुत पुराने थोड़ी हैं, हम सब तुम्हें निकाल देती हैं। दो दो जोड़े भी देंगी तो 14 जोड़े हो जाएंगे, पहन कर गुजारा कर लो। वो कहने लगी, मैं क्यों आप लोगों की उतरन पहनने लगी, आप मेरी भाई से बात करवाएं। बड़ी भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। वो तो हैरान रह गई, कहने लगी, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। फरखंदा ने जब ये देखा तो चिल्लाने लगी, सारी बहूओं को बुरा भला कहने लगी। किंजा रोई जा रही थी। फरखंदा का सांस पूरी तरह से फूलने लगा। पहले ही बीमार रहती थी, इसलिए इसके सीने में दर्द रहने लगा। इसने तो आज से पहले अपनी बच्ची को रोने नहीं दिया था, सिर्फ बाप के इंतकाल पर रोई थी, लेकिन आज बेबस हो गई थी। इसके सीने में इतना शदीद दर्द था कि वो तड़प कर रह गई। लेकिन बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थीं। किंजा चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि भाभी, अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन कोई भी बहू बाहर नहीं आई। वो तड़प तड़प कर मर गई। किंजा रोने लगी। मोहल्ले की औरतें आई तो तब तक वो मर चुकी थी। बहरहाल किंजा पर तो जैसे सदमों के पहाड़ टूट पड़े थे। बार बार गशी के तोड़े पड़ रहे थे। सातों बेटे माँ के वफा का सुनकर घर आ गए। इनके सामने इनकी बीवियां रोने लगी और नंद का ख्याल रखने लगी। सब भाई परेशान थे। किंजा को होश आ गया था, लेकिन गुमसुम सी हो गई थी। इनके भाई 4 दिन ही वहाँ रुके थे और 4 दिन किंजा अपने होशोवास में ही नहीं थी। सदमा ही बहुत बड़ा था। इसको तो अपनी माँ के बगैर नींद तक नहीं आती थी, इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन माँ के साथ ही सोती थी। भाई इसे तसल्ली देते हुए और अपनी बीवियों को ये समझाते हुए कि किंजा का बहुत ख्याल रखना, ये कहकर चले गए। लेकिन भाभी ने तो किंजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ कर रख दिए थे। हर वक्त इसको ताने देती रहती कि तुम्हारी वजह से हमारे शोहरों ने कभी हमें अच्छे कपड़े नहीं लेकर दिए, कभी हमारे बच्चों को प्यार नहीं किया। वो बेचारी पहले ही अपनी माँ की वजह से परेशान थी। सारे घर की जिम्मेदारी भाभीयों ने इस पर डाल दी। कपड़े भी वही धोती थी और बर्तन भी, खाना भी वही बनाती थी और दिन भर भाभीयों के बच्चे भी इसे ही संभालने पड़ते थे। अब ना तो इसके पाँव में जूती होती थी और ना ही नए कपड़े। नंगे पाँव सेन में जब इसे धूप में चलना पड़ता तो पाँव जलने लगते, तो आंखों से आंसू बहने लगते। माँ की शिद्दत से याद आती। वो कभी इसे नंगे पाँव रहने ही नहीं देती थी। अब तो इसे इतने भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि नहा कर कपड़े ही पहनती। भाभियाँ इसे वो कपड़े देती जो कि पहनने के काबिल नहीं होते थे। 2 दफ़ा पहनती, तीसरी बार फटने लगते। जब वो कहती थी कि ये कपड़े तो फट रहे हैं, तो वो इसे थप्पड़ मारकर कहती, सारी ज़िंदगी ब्रांड के पहन पहन कर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अब तुम जानबूझकर हमारे कपड़े फाड़ देती हो और फिर कहती हो कि फट गए हैं, अब तुम इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में रहा करोगी। ये चालाकियाँ हमारे सामने नहीं चलेंगी। बड़ी भाभी इसे कहती कि खबरदार, जो अपने भाइयों को तुमने कुछ भी कहा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो अब चुपचाप रहने लगी थी। एक बार शुमाला का भाई घर पर आया। अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, 3 बच्चे थे। बीवी के साथ बदसलूकी करता था, इसलिए बीवी ने तंग आकर झगड़ा शुरू कर दिया और इसने गुस्से में तलाक दे दी। लेकिन अब वो पछता रहा था, क्योंकि छोटे 3 बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए बहन के पास आ गया कि अब क्या करूं। इसे किंजा का ख्याल आया, लेकिन डर ये था कि कहीं इसके भाई को ना पता चल जाए कि वो क्या सोच रही है। वो चाहती थी कि अपने शौहर के आने से पहले पहले वो किंजा का निकाह अपने शादीशुदा भाई से कर दे। शादी हो जाए तो फिर इजाज़ क्या कर लेगा। लेकिन डर भी था
कि गुस्से का बहुत तेज़ है। अब वो ये सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि किंजा की शादी बड़ी आसानी से अपने भाई के साथ कर दे। फिर इसने एक चाल चली। किंजा कपड़े धो रही थी और पीछे रस्सियों पर फैला रही थी। जब वो पीछे से आई, वो किंजा के बाल पकड़कर कहने लगी, कमीनी बदचलन, माँ के मरते ही तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। फिर एक कागज़ का टुकड़ा इसके सामने लहराने लगी, कहने लगी, ये देख, तेरे यार के खत आने लगे हैं घर पर। किसके साथ चक्कर चला रही थी तुम? अपने भाइयों का शर्म शर्म से सर झुकाना चाहती है। अब तुमने ये करतूतें शुरू कर दी हैं। वो तो हैरत से अपनी भाभी को देखने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं पता कि किसका खत है, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन शुमाइला ने इसे बहुत मारा। दूसरी भाभीयों ने भी इसे बहुत ताने दिए। वो किंजा के भाई को कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने यहाँ किसी से मोहब्बत के चक्कर चला रखे हैं और पूरे मोहल्ले में बदनामी हमारी हो रही है। ये सुनकर इसके भाइयों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था किंजा ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो कहने लगी कि अगर इसका निकाह चंद दिन में नहीं किया गया तो हम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इसका निकाह अपने भाई के साथ करवाने लगी हूँ। इजाज़ तो अभी समझ भी नहीं पाया था कि हुआ क्या है कि शुमाइला ने फ़ोन बंद कर दिया। अब इसकी कोशिश थी कि वो चंद दिनों में अपने भाई के साथ किंजा का निकाह कर दे। इजाज़ की नज़र में भी अच्छी बन जाएगी और इसके भाई का घर भी बच जाएगा। और जितने नखरे किंजा ने अब तक उठवाए थे, इसकी सज़ा भी वो सारी ज़िंदगी भुगतेगी, क्योंकि इसके भाई का मिजाज ही ऐसा था, मारने पीटने वाला। जब इजाज़ ने सब भाइयों से बात की तो सब कहने लगे कि हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हुआ क्या। सब अचानक से बिना बताए पाकिस्तान पहुंचे थे। जब घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो इनके होश उड़ गए। किंजा फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी, सर पर सफ़ेद चादर दे रखी थी और मौलाना साहब इसे निकाह नामे पर साइन करने के लिए कह रहे थे और इसकी भाभियां इसे ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो साइन नहीं कर रही थी, रोई जा रही थी। जब सब ने ये देखा तो सबसे पहले इजाज़ ही आगे बढ़ा। सब ने अपने सामान वहीं फेंके और बहन के पास आ गए। भाभियों को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने भाई के गले लाकर फिर रो रो कर इसने सारी बातें बताईं। इजाज़ को इतना गुस्सा आया कि सबसे पहले शुमाइला के भाई को मार कर घर से बाहर निकाला था। ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शुमाइला को कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बहन के साथ कोई भी ज़्यादती की तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूँगा। बल्कि वो तो तलाक देने लगा था, लेकिन किंजा ने इसे रोक लिया। फिर इसके दूसरे भाई कहने लगे कि हम सब एक साथ दुबई नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रुकेंगे जब तक कि किंजा की अच्छी जगह शादी ना कर दें। इजाज़ कहने लगा कि मैं यहीं पाकिस्तान में रहूँगा और अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता देकर वहाँ इसकी शादी करूँगा, और मैं देखता हूँ कि कौन मेरी बहन के साथ ज़्यादती करता है। चंद महीनों के बाद एक किंजा का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। इजाज़ ने बाप बनकर इसकी शादी की थी और वो अपने घर में बहुत खुश भी थी।